नमस्ते इतिहास के धुरंधरों। इस खास हिस्टोरिकल रिवीजन सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। इतिहास का सिलेबस ना कभी कभी एक अंतहीन समंदर जैसा लगता है ना। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज का ये एक्सप्लेनर बिल्कुल टू द पॉइंट और हाई यील्ड होने वाला है। इसे खास तौर पर आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आज हम अपना पूरा फोकस सिर्फ उन चुनिंदा टॉपिक्स पर रखेंगे जो एग्जाम में बार बार छपते हैं। तो चलिए पूरे जोश के साथ इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करना शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से आज के हमारे रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे भारत की पहली शहरी संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता से, फिर बौद्ध धर्म का उदय, प्राचीन भारत के महान साम्राज्य, मध्यकालीन भारत का त्रिपक्षीय संघर्ष और आखिर में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन 1, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए भारत की सबसे पुरानी और पहली शहरी संस्कृति की बुनियादी बातों को डिकोड करते हैं। एग्जाम के नजरिए से ना इस सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं को उंगलियों पर याद रखना बहुत जरूरी है। एकदम रट लीजिए, उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेके पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगेडोर तक ये फैली थी। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है वो है इसका दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अब किस जगह से क्या मिला, सिर्फ रट्टा मत मारिए, कहानी को समझिए। जैसे लोथल में एक गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड मिला था, जो इस बात का पक्का सबूत है कि उस जमाने में भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार होता था। सोचिए, वहीं कालीबंगन के जुते हुए खेत उनकी शानदार खेती की तकनीक दिखाते हैं। और हाँ, सुरकोटड़ा से मिले घोड़े के कंकाल और बनावली की सरसों को भी याद रखिएगा। ये सब एग्जाम्स के फेवरेट सवाल हैं। सेक्शन 2, बौद्ध धर्म का उदय। सिंधु घाटी से आगे बढ़कर अब हम प्राचीन भारत की उस आध्यात्मिक क्रांति की बात करेंगे जिससे गौतम बुद्ध ने शुरू किया था। बुद्ध के जीवन की पूरी टाइमलाइन असल में इन 4 भारी भरकम लेकिन बहुत जरूरी शब्दों में सिमटी हुई है। घर छोड़ना, कठिन तपस्या के बाद ज्ञान पाना जिसे संबोधि कहते हैं, फिर अपना पहला उपदेश देना और अंत में शरीर त्यागना। एग्जाम्स में ये 4 पारिभाषिक शब्द सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इनमें से सबसे पहला और अहम शब्द है महाभिनिष्क्रमण। इसका सीधा सा मतलब है महान प्रस्थान। जब गौतम बुद्ध ने सिर्फ 29 साल की उम्र में अपना आलीशान राजमहल और सांसारिक जीवन छोड़ दिया था, तो उस घटना को ये नाम दिया गया। और यहाँ एक हाई यील्ड टिप याद रखिएगा। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में एक घोड़े के प्रतीक से दर्शाया गया है। ये प्रतीक बार बार पेपर में आता है, तो इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब आते हैं बौद्ध संगीतियों पर। ये डेटा तो एग्जाम्स के लिए बिल्कुल प्राइम मटेरियल है। ये जो 4 मुख्य सम्मेलन हुए थे ना, इनके स्थान और शासकों के नाम अक्सर कंफ्यूज करते हैं। लेकिन हमारे पास एक सुपर ट्रिक है। स्थानों के लिए बस RVPK याद रखिए। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। और शासकों के लिए AKAK, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। बस इस छोटे से निमोनिक से ये पूरा भारी भरकम डेटा सेकंड्स में याद हो जाएगा। इसी चौथी बौद्ध संगीति के दौरान एक बहुत बड़ा वैचारिक बंटवारा हुआ था। एक तरफ थे हीनयान शाखालाले, जो बुद्ध की पुरानी और मूल शिक्षाओं पर ही डटे रहे, और दूसरी तरफ थी महायान शाखा, जिन्होंने समय के साथ नई शिक्षाओं और मूर्ति पूजा को अपना लिया। यही वैचारिक अंतर बौद्ध धर्म के 2 अलग-अलग रास्तों का कारण बना। बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का एक बहुत ही हाई यील्ड फैक्ट भी समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं दिगंबर संप्रदाय की। इस शब्द को तोड़कर देखिए। दिक् यानी दिशाएं और अंबर यानी वस्त्र। असल में हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय उत्तर भारत में 12 साल का बहुत ही भयानक अकाल पड़ा था। भूखमरी से बचने के लिए कई जैन भिक्षु दक्षिण की ओर चले गए। ये एक तरह का क्लाइमेट ड्रिवन माइग्रेशन था, और यही लोग आगे चलकर दिगंबर कहलाए। शब्दों के अर्थ समझ लेंगे ना, तो रटना नहीं पड़ेगा। सेक्शन 3, प्राचीन भारत के महान साम्राज्य। आध्यात्मिक क्रांतियों के बाद चलिए अब बात करते हैं मौर्य और गुप्त राजवंशों की, जिनके सवाल हर एग्जाम पेपर में छपे होते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा हाईलाइट है समुद्रगुप्त का सैन्य अभियान। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराकर पूरे उपमहाद्वीप में अपना दबदबा कायम किया था। उनकी इन विशाल जीतों को देखकर ही मशहूर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। ये सवाल तो अनगिनत बार पूछा जा चुका है। और हाँ,
गुप्त साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयों के लिए नहीं, बल्कि कला और विज्ञान के लिए भी मशहूर था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार नवरत्नों से सजा था, जैसे महान कवि कालिदास जिन्होंने मेघदूत लिखी। सोचिए, एक बादल के जरिए संदेश भेजने की कितनी खूबसूरत कहानी है। और दूसरी तरफ थे वराह मिहिर जैसे महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ जिन्होंने पंच सिद्धांतिका की रचना की। ये सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियां एग्जाम के लिहाज से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रखती हैं। सेक्शन 4 त्रिपक्षीय संघर्ष और मध्यकालीन भारत। अब हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां उत्तर भारत की सत्ता में बड़े और नाटकीय बदलाव हो रहे थे। इस त्रिपक्षीय संघर्ष को आप एक ऐतिहासिक रस्साकशी या टग ऑफ वॉर की तरह इमेजिन कीजिए। उस समय कन्नौज पूरे भारत के व्यापार का सबसे बड़ा और अमीर केंद्र था। इसी खजाने पर कब्जा करने के लिए 3 बड़ी ताकतें राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल राजवंश आपस में भिड़ गए। ये रस्साकशी बहुत लंबी चली, लेकिन फाइनली जीत गुर्जर प्रतिहारों की हुई। इसके बाद नींव पड़ती है दिल्ली सल्तनत की। 1206 से 1526 तक यहाँ 5 अलग अलग राजवंशों ने राज किया। अब इनका क्रम कैसे याद रखें? बहुत आसान है, बस GKTSL याद रखिए, या इसे गुत्सेलम की तरह पढ़ लीजिए। G से गुलाम, K से खिलजी, T से तुगलक, S से सैयद और L से लोदी। हो गया ना हमेशा के लिए याद? दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही क्रूशल हैं। इनके कामों को एक क्विक फायर चेकलिस्ट की तरह दिमाग में स्कैन कर लीजिए। पहला, इक्ता प्रणाली को फिर से शुरू किया। दूसरा, इनके दरबार में पूरे सल्तनत काल के सबसे ज्यादा दास थे। तीसरा, कुतुब मीनार की ऊपर की आखिरी मंजिलों का काम इन्होंने ही पूरा करवाया। और चौथा, अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही लिखी। ये चारों पॉइंट सीधे एग्जाम के सवाल हैं, लिखकर ले लीजिए। सेक्शन 5 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जहां ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बगावत की चिंगारी सुलग चुकी थी। इस ऐतिहासिक विद्रोह के वैसे तो कई कारण थे, लेकिन 2 सबसे आक्रामक नीतियां जिन्होंने आग में घी का काम किया वो थीं लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इन नीतियों ने साफ कर दिया था कि अगर किसी राजा का अपना सगा वारिस नहीं है तो उसका राज्य सीधा अंग्रेजों का हो जाएगा। इन्हीं विस्तारवादी संधियों ने स्थानीय राजाओं को इस कदर मजबूर कर दिया कि 1857 के उस महान विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। आज हमने सिंधु घाटी की ईंटों से लेकर 1857 की क्रांति तक की एक बहुत ही इंटेंस यात्रा की। अब इस सेशन को खत्म करने से पहले एक सवाल मैं आपके विचार के लिए छोड़ना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि अनगिनत साम्राज्यों के बनने, बिगड़ने और लगातार हुए विद्रोहों के इस खंडित इतिहास ने आखिर उस आधुनिक और एकजुट भारत को कैसे गढ़ा जिसे हम आज जानते हैं? इतिहास ना सिर्फ तारीखें रटने का नाम नहीं है, बल्कि इस बड़े चित्र को समझने का है। मुझे पूरा यकीन है कि इतिहास का ये हायर सेशन आपकी परीक्षाओं के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगा। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिवीजन करते रहिए।